हेलो दोस्तों, अभय एकेडमी में आपका स्वागत है। शिक्षण विधिया का ये दूसरा क्लास है। टेट, सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट जैसी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन चल रहा है और पहली वीडियो में आप लोग का बहुत दुलार प्यार मिला, बहुत बड़ी बात है। काफ़ी लोगों ने इसे देखा, पसंद किया, कितने हमारे पास फ़ोन आए। तो चलते हैं अपने इस दूसरे क्लास पे। आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे, देखते हैं कि शिक्षण प्रक्रिया एवं उपयोग। ये लेक्चर नंबर दूसरा है, देख सकते हैं आप लोग। तो शिक्षण प्रक्रिया एवं उपयोग या उपागम, ये दिया हुआ है कि शिक्षक एवं शिक्षार्थी के मध्य विषय वस्तु को आदान प्रदान संपूर्ण प्रक्रिया को शिक्षण प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया जाता है। ये कह रहा है कि शिक्षक एवं शिक्षार्थी के मध्य जो विषय वस्तु की आदान प्रदान संपूर्ण प्रक्रिया होती है, उस शिक्षण प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया जाता है। शिक्षक और विद्यार्थी के रूप में जो भी सहसंबंध स्थापित होता है और उसमें आदान प्रदान होता है, उसी को ही तो हम शिक्षण बोलते हैं। तो इसमें एक मनोवैज्ञानिक का कथन है जिनका नाम है जैक्सन। इसे देख सकते हैं आप लोग। ये कह रहे हैं कि शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक परिपक्व व्यक्ति शिक्षक, यानी परिपक्व व्यक्ति शिक्षक की बात कर रहा है, और एक अपरिपक्व व्यक्ति यानी कि शिक्षार्थी अंतःक्रिया द्वारा शिक्षा प्रदान करता है। इनके कहने का मतलब ये है कि जो परिपक्व व्यक्ति है वो शिक्षक है और जो अपरिपक्व व्यक्ति है वो शिक्षार्थी है। अगर इन दोनों में अंतःक्रिया यानी कि अंतर आत्मा का आदान प्रदान नहीं होगा तो वहाँ पे शिक्षण प्रक्रिया संभव नहीं है। दोनों लोग को एक दूसरे के प्रति शिक्षक क्या कह रहा है और शिक्षार्थी उसको क्या सुन रहा है, इस दोनों मायने रखता है। तो जिस शांत स्वभाव से शिक्षार्थी उसे सुन रहा है और शिक्षक उसे कह रहा है, इसमें जो संबंध स्थापित होता है उसी को ही अंतःक्रिया कहते हैं। इसी कथन में एक और वैज्ञानिक है, वो क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मॉरिसन जो है कह रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग, मॉरिसन कह रहे हैं कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अधिक परिपक्व व्यक्ति या अंतर संबंधों द्वारा कम परिपक्व व्यक्ति को सिखाने का प्रयास करता है। कहने का मतलब है कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अधिक परिपक्व व्यक्ति एवं अंतर संबंध द्वारा कम परिपक्व व्यक्ति को सिखाने का प्रयास करता है। कहने का मतलब इनका यही है कि जो शिक्षक होता है वो अधिक परिपक्व होता है, जो शिक्षार्थी होता है वो अधिक परिपक्व नहीं होता है। तो उसको जो सिखा रहा है, वहाँ पे जो संबंध स्थापित हो रहा है, वही एक शिक्षण हो जाता है। आइए चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे कि एक कक्षा में शिक्षण कार्य करते समय एक शिक्षक को निम्न उपागम या उपाय काम में लेता है। क्या लेता है? पहला शिक्षण सूत्र, दूसरा शिक्षण सिद्धांत और तीसरा सहायक सामग्री। आपको बता दें कि जो शिक्षण उपागम में हमारे सहायता करता है, एक शिक्षण सूत्र है और शिक्षण सिद्धांत है और सहायक सामग्री है। नोट इसे आप लोग बहुत ध्यान से देखें कि शिक्षण विधि के विधिवत व्यवहार की उपर्युक्त उपागम आवश्यक है। कौन कौन से आवश्यक है? पहला ये शिक्षण विधि। ठीक, शिक्षण विधि क्या कह रहा है देखते हैं कि शिक्षक अपनी विषय वस्तु को सुनियोजित तरीके एवं विवेकपूर्ण व्यवहार से बालकों तक प्रेषित करने के लिए उसे संगठित करता है एवं उसे उद्देश्यपूर्ण व्यवहार के साथ बालकों तक पहुंचाने का कार्य करता है। इसे ही शिक्षण विधि कहते हैं। कहने का मतलब है इनका, इस शिक्षक अपनी विषय वस्तु को सुनियोजित तरीके से या विवेकपूर्ण व्यवहार से बालकों तक प्रेषित करने के लिए उसे संगठित करता है। कह रहा है कि शिक्षक जो विषय वस्तु को अपने तरीके से कैसे बनाता है, अपने विवेक व्यवहार से, मतलब किस तरीके से मैटर तैयार करता है कि बालक को रुचिकर लगे, पढ़ने में भी हमको पढ़ाने में भी, बालक कितना सीखता है हमसे, वो मायने रखता है। वही जो मैटर ये संगठित करता है शिक्षक बालक तक पहुंचाने को, और वो पहुंचाने में अगर वो समर्थ हो जाए, उसको सिखा लेता है, वही शिक्षण विधि कहलाता है। चलिए देखते हैं आगे। ये आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा इसे, जो हम अंडरलाइन किए हुए हैं देख सकते हैं आप कि शिक्षण
विधि शिक्षक के लिए पढ़ाने का साधन मात्र है। जो शिक्षण विधि है शिक्षक के लिए पढ़ाने का साधन मात्र है। शिक्षण विधि उस साधन के रूप में समझी जा सकती है जिसके द्वारा शिक्षक अपने कार्यों को गतिमान बनाता है तथा सुव्यवस्थित तरीके से बालक को अधिगम करवाता है। शिक्षण विधि उस साधन के रूप में समझी जा सकती है जिसके द्वारा शिक्षक अपने कार्यों को गतिमान, यानी कि इनके कहने का मतलब है कि जो शिक्षक जो शिक्षण विधि का उपयोग करता है और उसे गतिमान बनाता है, उसे सुव्यवस्थित तरीके से बालक को अधिगम कराता है यानी सिखाता है, वही बात यहाँ पे कही जा रही है। इसी कथन में 3-4 मनोवैज्ञानिक हैं, अपना कथन दिए हैं, देख लेते हैं उनको क्या क्या वो कथन दिए हैं। एक बाइनिंग महोदय जी हैं, इसे देख सकते हैं, वो कह रहे हैं कि शिक्षण विधि शैक्षिक प्रक्रिया का गतिशील कार्य। वही बात, जो शिक्षण विधि है शैक्षिक प्रक्रिया का गतिशील कार्य है। जिस प्रकार शिक्षक अपनी शिक्षण विधि को कर रहा है या दैनिक कार्य कर रहा है, जैसे आके अपना ब्लैक बोर्डिंग कर रहा है, बालक को बता रहा है, पाठ्यक्रम उसको बता रहा है, तो ये दैनिक कार्य हो गया। तो इसी प्रकार जो शैक्षिक प्रक्रिया वो कर रहा है वो गतिशील कार्य के अंतर्गत आ जाता है। इसी को जॉन डीवी महोदय क्या कह रहे हैं, देख सकते हैं। जॉन डीवी महोदय कह रहे हैं कि पद्धति शिक्षण विधि वह तरीका है जिसके द्वारा हम लोग विषय वस्तु को संगठित करके निष्कर्षों की प्राप्ति करते हैं। वही बात ये भी कह रहे हैं कि शिक्षण विधि वह तरीका है जिसके द्वारा हम लोग विषय वस्तु को, यानी विषय वस्तु को संगठित करके निष्कर्षों तक प्राप्त करते हैं। और इसी कथन में एक और मनोवैज्ञानिक हैं, इनका कहना है डॉक्टर सरोज सक्सेना का कि शिक्षण विधि वह माध्यम है जिसके द्वारा शिक्षक अपनी विषय वस्तु को बालकों तक प्रेषित करता है और वह उसके उद्देश्य की पूर्ति में सहयोग करते। शिक्षण विधि वह माध्यम है जिसके द्वारा शिक्षक अपनी विषय वस्तु को बालकों तक प्रेषित करता है और वह उसके उद्देश्य पूर्ति में सहयोग करती है। माने शिक्षक का कार्य होता है बालक को रास्ता दिखाना, बालक को बताना। यह एक परिपक्व होता है और शिक्षक जो परिपक्व होता है और बालक अपरिपक्व होता है, और शिक्षक का कार्य होता है कि बालक को भी परिपक्व बनाना। यही बात यहाँ मैंने उद्देश्य की पूर्ति कराना, उसको उसका उद्देश्य तक उसको पहुँचाना। इसी संबंध में एक और मनोवैज्ञानिक हैं यश के कोचर, ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से एक सैनिक को सभी अस्त्र शस्त्र का ज्ञान होता है, उसी प्रकार से एक शिक्षक को सभी विषय का ज्ञान होना चाहिए। यह उसके विवेक पर निर्भर है, वह कौन सी विधि अपनाएगा। देखिए ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको लगा लीजिए, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनके कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से एक सैनिक अस्त्र शस्त्र का ज्ञान होता है, जिस प्रकार से एक सैनिक को अस्त्र शस्त्र का ज्ञान होता है, उसी प्रकार के शिक्षक को सभी विषय का ज्ञान होना चाहिए। एक सैनिक को पता होता है कि कब उसको कौन सा अस्त्र चलाना होता है या शस्त्र चलाना होता है, उसी प्रकार से एक शिक्षक को सभी विषय का ज्ञान होना चाहिए कि किस बालक को कौन से सब्जेक्ट को पढ़ाना है, किस बालक को कौन से सब्जेक्ट नहीं पढ़ाना है। सारे बालक को मतलब हर सब्जेक्ट तो पढ़ाना होता है, लेकिन क्लास वाइज पढ़ाना होता है। मान लीजिए आप हिंदी का सब्जेक्ट आके अगर इंग्लिश का सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो वहाँ वो शिक्षण नहीं कहा जाएगा। तो कौन से सब्जेक्ट का ज्ञान बच्चों को देना है ये मायने रखता है। एक कथन और है माध्यमिक शिक्षा आयोग, इनका कथन है कि सर्वश्रेष्ठ पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या भी मृत पाया जाता है। सर्वश्रेष्ठ पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या भी मृत पाया जाता है जब तक कि उसके लिए कोई श्रेष्ठ शिक्षक एवं शिक्षक के पास विधि का अभाव है। कहने का मतलब ये है कि अगर एक शिक्षक है, अगर कितना ही वो पढ़ा लिखा है, अगर वो अपनी विधि से शिक्षार्थी को संतुष्ट नहीं कर पा रहा है तो उसका ज्ञान उसके पास रखना व्यर्थ है। इनके कहने का मतलब यही है कि सर्वश्रेष्ठ पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या भी मृत है जब तक कि उसके लिए एक श्रेष्ठ शिक्षक एवं शिक्षक के पास विधि का अभाव, यानी उसके पास पढ़ाने की विधि नहीं है, तो मृत के बराबर है। आगे चलते हैं, देखते हैं कि शिक्षण विधियों के प्रकार कौन कौन से प्रकार हैं, देखते हैं।
पहला जो है परंपरागत विधि, पहला है परंपरागत। प्राचीन काल से लेकर आज तक उसी रूप में कार्य में ली जाती है या ली जा रही है विधि परंपरागत विधि कहलाती है, जिससे मुख्यतः पाठ्य वस्तु विधि सम्मिलित है। यानी कि प्राचीन काल से जो विधि चली आ रही है पठन पाठन का, उसे या पाठ्य पुस्तक द्वारा जो पढ़ाई जाती है या अब तक पढ़ाई जा रही है, उसी विधि को हम परंपरागत विधि कहते हैं। समझ गए आप लोग। देखते हैं अगली विधि कौन सी है। अगली विधि है शिक्षक केंद्रित। वे शिक्षण विधि या जिसमें शिक्षण के दौरान केवल शिक्षक ही सक्रिय रहता है, बालक केवल मुख्य श्रोता बनकर सुनते रहते हैं, शिक्षक या केंद्रित केंद्र विधि कहलाती है। इस प्रकार की विधियां युक्त व्याख्यान एवं कहानी विधि हैं। कहने का मतलब है वे शिक्षण विधि जिसमें शिक्षण के दौरान केवल शिक्षक ही सक्रिय रहता है, सिर्फ शिक्षक ही बोलता है और कहता है। जैसे कि मान लीजिए एक क्लास में कुछ बालक बैठे हैं और शिक्षक आता है, सिर्फ आके ब्लैक बोर्डिंग करके चला जाता है और उनसे न कुछ पूछता है न जांचता है क्या करता है, तो इसे शिक्षक केंद्रित कहते हैं। यानी कि आप विद्यार्थी के मन से नहीं चल रहे हैं कि विद्यार्थी क्या पढ़ना चाह रहे हैं, विद्यार्थी आपके शिक्षण विधि में रोचक ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, इसको जानना शिक्षक को बहुत आवश्यक है। अगर बिना जाने अगर ये पढ़ाते हैं और बच्चा क्या कर रहा है, तो इसे शिक्षक केंद्रित विधि कहते हैं। और एक विधि और है बाल केंद्रित विधि, इसे देख लेते हैं। बाल केंद्रित विधि, शिक्षक के साथ साथ बालक भी सक्रिय रूप से कार्य करते हुए सीखने का प्रयास करते हैं, बाल केंद्रित विधियाँ कहलाती हैं। इनमें लगभग सभी वे विधियाँ होती हैं जो मनोवैज्ञानिक प्रकार की हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि बाल केंद्रित विधियाँ वो होती हैं, बाल केंद्रित विधियाँ वो विधियाँ होती हैं जैसे कि एक क्लास में अगर शिक्षक आ रहा है और शिक्षार्थी बैठे हुए हैं और शिक्षार्थी के अनुसार अगर शिक्षक पढ़ा रहा है तो बाल केंद्रित विधि कि शिक्षार्थी क्या पढ़ना चाह रहे हैं, रुचि ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, और कोई प्रश्न शिक्षक अगर शिक्षार्थी से किया तो उसका जवाब दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। ऐसी विधियां बाल केंद्रित विधियां होती हैं। जैसे अनेक प्रकार की बाल केंद्रित विधियां हैं, जैसे कुछ उदाहरण हैं आप लोग को दिखा देते हैं। देखिए खेल विधि, यानी खेल खेल में जो बालक सीखते हैं उसे खेल विधि कहते हैं। खोज विधि, कुछ खोज करके करते हैं, या अन्वेषण विधि भी जो कार्य करके, पर्यवेक्षण विधि खुद कार्य करके सीखते हैं जानते हैं। पर्यटन विधि घूमकर, परियोजना विधि, क्रियात्मक विधि, सर्वेक्षण करके, अभिक्रमित विधि, अनुदेशनात्मक, मस्तिष्क के उद्यम, ये विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक रंगमंच या एक मस्तिष्क एक उद्दीलन विधि, ये इंपॉर्टेंट विधि है। रंगमंच यानी पर्दे पे अपनी बाल कार्यक्रम को करा करके सिखाते हैं, या व्याकरण अनुवाद विधि, व्याकरण या अनुवाद करके, आगमन विधि, भूमिका निर्वहन विधि, सहचार्य विधि, प्रत्यक्ष विधि, ये तमाम प्रकार की विधियां हैं जो कि सक्रिय विधि हैं, मनोवैज्ञानिक प्रकार की विधियां हैं। इससे बालक अच्छी प्रकार से सीखते हैं, उनको ज्ञान होता है। तो आप लोग ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी, कितना अच्छा आप लोग को लगा। पहली वीडियो में बहुत प्यार दुलार मिला, और इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।